वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग यानी कि ऐसा स्ट्रिंग जो कि खिंचा हुआ हो, उसके अंदर जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो क्या वो एक लॉ ऑफ मेयर्स को फॉलो करती हैं या नहीं। और इसको चेक करने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज करेंगे जिसे सोनोमीटर कहा जाता है। स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2l मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय m, जहाँ पे n शो करता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और l शो करता है स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेटिंग सेगमेंट की लेंथ को, t यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन को शो करता है और m लीनियर डेंसिटी को शो करता है। वेव्स और वाइब्रेशंस को हम 8th चैप्टर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स में, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियरली उन वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो वो एक लॉ को फॉलो करती हैं जिसे लॉ ऑफ मैस कहा जाता है, जिसके मुताबिक n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ m को। तो हम इस प्रैक्टिकल के अंदर इसी लॉ को स्टडी करेंगे, जिसके लिए हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले के मुताबिक n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है l मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ m के। तो इसके मुताबिक अगर हम प्रैक्टिकल के दौरान n को कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास l मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ m भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब हम मेजरमेंट्स लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास l मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ m इक्वल आता है कांस्टेंट के, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके थ्रू हमने वेरीफाई कर लिया है लॉ ऑफ मैस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग को। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल को इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या ऑपरेटर्स यानी क्या चीज़ें चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में जब हम मेजरमेंट्स लेंगे तो उनकी मदद से हम कैलकुलेशंस करेंगे और हम देखेंगे कि रिजल्ट में क्या हमारे पास लॉ ऑफ मैस वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमें चाहिए होगा सोनोमीटर, जो कि एक लकड़ी से बना हुआ बॉक्स होता है और इसके अंदर यहाँ पे सुराख होते हैं ताकि इसके ऊपर मौजूद स्ट्रिंग में फ्री वाइब्रेशंस हो सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोनोमीटर के अंदर एक स्ट्रिंग होता है जो कि एक फिक्स जगह से लगा हुआ होता है और वो दो वेज शेप्ड ब्रिजेस के ऊपर से गुजर रहा होता है और फिर ये आगे एक स्मूथ पुली पर से भी गुजरता है। फिर इस स्ट्रिंग के इस तरफ मैस लटकाया जाता है ताकि उस मैस की मदद से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा हो। ये जो स्ट्रिंग होता है ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर होती है। सोनोमीटर के ऊपर यहाँ पे 2 मीटर स्केल लगे हुए होते हैं ताकि जब इन दोनों ब्रिजेस के दरमियान में मौजूद वायर सेगमेंट में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन पैदा हो तो हम इस सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर पाएं। इसके अलावा जब सोनोमीटर से हमने मेजरमेंट लेनी होती है तो इसके लिए एक कागज़ का टुकड़ा भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे पेपर राइडर कहा जाता है और उसे इन दोनों ब्रिजेस के दरमियान में मौजूद वायर सेगमेंट के बिल्कुल मिड में रखा जाता है ताकि जब इस सेगमेंट में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे जब इस पेपर राइडर की जगह पे एक एंटी नोड बनेगा, यानी कि इस तरह की शक्ल हमारे पास आएगी वाइब्रेशन की, तो इस जगह से पेपर राइडर अपनी जगह से गिर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि अब इस सेगमेंट में हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है। तो हम इन दोनों ब्रिजेस के दरमियान में इस सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर लेंगे। सोनोमीटर के अलावा हमें चाहिए होगा स्क्रू गेज ताकि इसकी मदद से हम वायर के डायमीटर को मेजर कर सकें। इसके अलावा हमें चाहिए होगा हैंगर और उसके साथ स्लॉटेड वेट्स और साथ ही साथ हमें ट्यूनिंग फोक्स चाहिए होंगे जो कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के हों और उनके साथ साथ हमें एक हैमर चाहिए होगा जिनकी मदद से हम फोर्क को जब हिट करें तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हों। हमने लॉ ऑफ मैस को स्टडी करना है, जिसके लिए हमने l मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ m को देखते जाना है कि क्या वो हमारे पास कांस्टेंट आता है या नहीं, जिसके लिए हम m यानी कि लीनियर डेंसिटी को चेंज करते जाएंगे। लीनियर डेंसिटी को चेंज करने से मुराद ये है कि हम वायर के मटेरियल को चेंज करते जाएंगे और जैसे जैसे हम मुख्तलिफ मटेरियल की वायर लेते जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास L की वैल्यू यानी कि लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले हम वायर लेंगे कॉपर मटेरियल की और उसके लिए m को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर रो, जहाँ पे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि होती है 3.14। आर यहाँ पे हमारे पास वायर का रेडियस शो कर रहा है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे स्क्रू गेज की मदद से।
स्क्रू गेज की मदद से एक वायर के डायमीटर को मेजर करने का तरीका हम एक प्रैक्टिकल में सीख चुके हैं। तो जब हम डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, ताकि हमारे पास वायर का रेडियस आ जाए। अब मैंने स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हुए वायर के डायमीटर को नोट किया और फिर उसे रेडियस को मेजर किया, तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ रही है 0.02 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इस फॉर्मूले में जो रो लिखा हुआ है ये एक्चुअली हमारे पास कॉपर मटेरियल की स्पेसिफिक डेंसिटी को शो कर रहा है, जिसकी वैल्यू होती है 8.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन सब वैल्यूज को जब मैंने फॉर्मूले में पुट किया और कैलकुलेट किया तो मेरे पास कॉपर वायर की लीनियर डेंसिटी की वैल्यू आ रही है 0.011 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम सोनोमीटर की वायर के साथ एक फिक्स्ड मैस लटका देंगे, यानी कि जितना मैस हम लटकाएंगे वो थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने मैस लटकाया है 60 ग्राम। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस सोनोमीटर के ऊपर वायर पे पेपर राइडर भी रख दिया है, इन दोनों ब्रिजेस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, यानी कि सेगमेंट के बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमने पेपर राइडर रख दिया है। अब इसके बाद हमने एक ट्यूनिंग फोक चूज करना है, यानी कि खास फ्रिक्वेंसी का, जिसको हमने थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट एक ही रखना है, यानी कि हम ट्यूनिंग फोक को चेंज नहीं करेंगे, ताकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी यानी कि एन की वैल्यू कांस्टेंट रहे। तो जो ट्यूनिंग फोक मैंने चूज किया है वो है 384 हर्ट्ज का। अब उस ट्यूनिंग फोक को हम हैमर की मदद से हिट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेपर राइडर है वो अपनी जगह से नहीं गिरा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन दोनों ब्रिजेस के दरमियान में मौजूद वायर के सेगमेंट में अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इसके बाद हम ये करेंगे कि हम इन ब्रिजेस को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेंगे, ताकि हमारे पास इस सेगमेंट की लेंथ थोड़ी सी चेंज हो, और फिर इस पेपर राइडर को बिल्कुल इस सेगमेंट के मिड पॉइंट पे रखेंगे और दोबारा से हम ट्यूनिंग फोक को हैमर से हिट करके यहाँ पे रखते हैं। तो अगर ये पेपर राइडर अपनी जगह से गिर जाता है, जैसे कि अभी गिर गया है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ब्रिजेस के दरमियान में मौजूद वायर सेगमेंट में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से जहाँ पे ये राइडर मौजूद था वहाँ पे एक एंटी नोड प्रोड्यूस हुआ और ये पेपर राइडर अपनी जगह से गिर गया। तो अब हम इस तरह करेंगे कि हम इन दोनों ब्रिजेस के दरमियान में मौजूद वायर सेगमेंट की लेंथ को मेजर करेंगे इस मीटर स्केल की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को लिख दिया है कि वो हमने चूज़ की थी 384 हर्ट्ज। और यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉपर वायर यूज़ की थी, जिसके लिए हमने लीनियर डेंसिटी m कैलकुलेट की थी, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी है 0.011 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसके बाद जब हमने वाइब्रेटिंग सेगमेंट की लेंथ को नोट किया तो वो मेरे पास आई है 36 सेंटीमीटर, जिसको मैंने L1 का नाम दिया है। इसके बाद दोबारा से हमने पेपर राइडर को वायर के ऊपर रखा और दोबारा से वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को रख के देखा कि कहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है सेगमेंट के अंदर, और लेंथ मेजर की। तो उसे मैंने ट्रायल 2 का नाम दिया और वो हमारे पास आ रही है 36 सेंटीमीटर, जिसे L2 से डिनोट किया है। अब इसके बाद इन दोनों लेंथ्स का मीन लिया है, यानी कि इनको ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास मीन लेंथ L आ रही है, जो कि है 36 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे 2 दफ़ा लेंथ इसलिए मेजर की ताकि हमारे पास अगर कोई एरर आता है मेजरमेंट के दौरान तो वो मीन लेते हुए एलिमिनेट हो जाए। इसके बाद मैंने m का स्क्वायर रूट लिया, जिसकी वैल्यू आई है 0.105, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर के यूनिट्स में। इसके बाद मैंने 1 से डिवाइड किया L को, जिसकी वैल्यू मेरे पास आई 0.028 पर सेंटीमीटर, और इसके बाद मैंने L को मल्टीप्लाई किया है स्क्वायर रूट ऑफ M से, जिसकी वैल्यू है 3.7, और ये मेरे पास यूनिट्स में आ रही है सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने दोबारा इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है, लेकिन हमने नेक्स्ट टाइम वायर के मटेरियल को चेंज कर देना है। यानी कि नेक्स्ट टाइम हमने ब्रास का मटेरियल लिया और उसके लिए करस्पॉन्डिंग लीनियर डेंसिटी को कैलकुलेट किया और फिर दोबारा से उस तरह से मेजरमेंट्स ली, तो हमारे पास एंड पे जो L मल्टीप्लाई बाय
स्क्वायर रूट ऑफ m है उसकी वैल्यू आ रही है 3.2। इसी तरह से थर्ड टाइम हमने स्टील के मटेरियल की वायर ली और उसके लिए फिर मेजरमेंट्स लेते हुए कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास n में जो l मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ m की वैल्यू है वो 3.2 आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास l मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ m की वैल्यू तकरीबन करीब करीब यानी कि कांस्टेंट रह रही है। तो इसके ज़रिए से हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास जो n है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ m के, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमारे पास l मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ m कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब यह है कि हमने ये चीज़ वेरीफाई कर ली है। अब ये चीज़ हम एक ग्राफ के ज़रिए से भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हम 1/l और स्क्वायर रूट ऑफ m को प्लॉट करेंगे ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस पे 1/l को प्लॉट किया है और इसमें एक बॉक्स को मैंने 0.05 पर सेंटीमीटर का लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ m को प्लॉट किया है, जिसके लिए मैंने एक बॉक्स को 0.01 स्क्वायर रूट ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर का लिया है। अब चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ m मल्टीप्लाई बाय l इक्वल टू आता है कांस्टेंट के, जिसको मैं इस तरह से स्मॉल करके लिख रही हूँ, दैट मीन्स कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ m और l के दरमियान में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ m और 1/l को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक लीनियर रिलेशन आता है, जिसके लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो वो लॉ ऑफ मास को फॉलो करती हैं।